नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है। उसमें लगभग 14 आंसर जो है गलत साबित हुए हैं, जो कि सवालों के पक्के सबूत के साथ मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जो कि मुख्य रूप से एनसीईआरटी और सरकारी वेबसाइट के प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पे है। ऑब्जेक्शन दर्ज करने का ये मास्टर गाइड होगा। आप इसकी सहायता से आप अपना ऑब्जेक्शंस दायर कर सकते हैं। ये इसकी तिथि मात्र केवल कल तक ही है। आप यहाँ से मिला लीजिए और वहाँ पे जाकर ऑब्जेक्शंस दायर कर लीजिए यदि आपके क्वेश्चंस उस शिफ्ट में पढ़ रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है, इसके नियम क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी शिफ्ट के गलत सवालों को इस पीडीएफ से मैच करना है और देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। उसके बाद में आपको सबूत जुटाने हैं कि एनसीईआरटी हो सकता है, पीआईबी हो सकता है, प्रेस ऑफ इंडिया ब्यूरो, गवर्नमेंट इंडिया के जो साइट है वहाँ से स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए, प्रमाण दीजिए और आगे दिए गए हैं। इसमें इसी आपको स्लाइड्स में और भी बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं, उसको आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। ऑब्जेक्शन पोर्टल पे जाके 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क के साथ आपको सबमिट करना है, जो भी क्वेश्चंस गलत होंगे आपके उसके साथ है। उसके बाद में फीस रिफंड भी होगा और मार्क्स का फ़ायदा भी आपके रिजल्ट में हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर नहीं पॉइंट पे भी आपका रिजल्ट जारी होता है। फीस रिफंड, ऑब्जेक्शन सही पाए जाने पर 50 रुपये फीस सीधे आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। और मार्क्स का फ़ायदा ये होगा कि रेलवे बोनस अंक नहीं देता है। गलत सवाल डिलीट होने पर प्रो रेटेड मार्क्स के तहत आपके सही सवालों का वेटेज बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है ये करना। आप देख लीजिए, यदि आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्शंस कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये मास्टर इंडेक्स मैंने बना दिया यहाँ पे, किस शिफ्ट में कौन सा सवाल आपका गलत है। आप देख सकते हैं 22 मार्च में अगर एग्जाम पड़े हैं और आपका शिफ्ट रहा है, शिफ्ट थ्री रहा है, तो राज्य व्यवस्था में आर्टिकल 165 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि गलत तथ्य दिया गया था। और हमने इसका सोर्स लिया है भारत का संविधान, यानी गवर्नमेंट पीडीएफ को लिया है, यानी कि आपका भारत के संविधान को ही हमने वहाँ से ले लिया है। तो निश्चित रूप से ये तथ्य सही होगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस। 25 मार्च को एग्जाम हुआ था ये शिफ्ट 3 में, जो कि भूगोल और हिमनद से संबंधित था। गलत तथ्य था। हमने एनसीईआरटी का क्लास 11th का तथ्य लिया है यहाँ से। 27 मार्च को शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था, गवर्नेंस का आरटीआई रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, गलत तथ्य है। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट से हमने ये तथ्य उठाया है। 18 मार्च शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इतिहास कुतुब मीनार से संबंधित गलत वर्ष दिया गया है। हमने एएसआई के वेबसाइट से तथ्य को उठाया है। 24 मार्च शिफ्ट 2 है, कला और संस्कृति विषय से क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 विकल्प सही है और पद्म अवार्ड पोर्टल से हमने इसको लिया है। 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, अर्थव्यवस्था जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, गलत तथ्य है। हमने एनसीईआरटी के क्लास 11 से इसका तथ्य उठाया है। तो चलिए देखते हैं हम सब। ये क्वेश्चन से राज्य व्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, जो कि अनुच्छेद 165 का गलत संदर्भ यहाँ पे दिया गया है। शिफ्ट 22 में मार्च को शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन हुआ था, तो आप इसका क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। आरआरबी का उत्तर क्या था? अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीय की शपथ दिलाता है, जबकि सही उत्तर क्या होगा कि अनुच्छेद 165 केवल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से संबंधित है, मंत्रियों की शपथ से नहीं है। इसलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा। और आप इसका प्रमाण है भारत का संविधान आधिकारिक पीडीएफ है, ये पेज नंबर 74 को आप जब देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि अनुच्छेद 165 केवल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से संबंधित है, मंत्रियों के शपथ से संबंधित नहीं है। नोट, 17 मार्च के शिफ्ट 1 में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के अनुच्छेद 39 माना गया है, जबकि यह 39A में स्थित है। रेलवे इसे शायद न बदले, पर तकनीकी रूप से यह भी त्रुटि है। आप इसे भी रेज कर सकते हैं, बट हो सकता है कि रेलवे इसे माने या ना माने, बट इसमें 39A होना चाहिए और अनुच्छेद 39 को ये माना गया है उसमें। तो आप ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं, हालांकि ये मानने का बहुत कम चांस है, बट ये तो एकदम निश्चित रूप से ये चेंज हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस गवर्नेंस से संबंधित है, जो आरटीआई और गुड गवर्नेंस रिपोर्ट से संबंधित है। शिफ्ट आपका 27 मार्च होना चाहिए और शिफ्ट 1 होना चाहिए। इसमें आरबीआई का उत्तर जो दिया गया था, यह रिपोर्ट प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी फर्स्ट शिफ्ट ने प्रस्तुत की थी, जबकि सही उत्तर क्या होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस वास्तव में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एआरसी की पहली रिपोर्ट है। इसका प्रमाण हमने लिया है भारत सरकार की आधिकारिक द्वितीय एआरसी वेबसाइट से हमने ये लिया है। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से वहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इतिहास से एक है, जो कि 13वीं शताब्दी के स्मारक का कालक्रम से संबंधित है। ये शिफ्ट पूछा गया था 18 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी ने उत्तर दिया था कि 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित स्मारक कुतुब मीनार है, जबकि सही उत्तर क्या होगा कि 1193 से लेकर 1197 के बीच ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव तो 1199 ईस्वी में रखी गई थी, 1193 ईस्वी में नहीं। इसका प्रमाण हमने लिया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की आधिकारिक वेबसाइट है, वहीं से ये प्रमाण लिया गया है, जो देख सकते हैं आप। द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार वाज लेड इन 1199। 1193 कुतुब उल इस्लाम की हुई थी, बट 1199 में कुतुब मीनार की नींव पड़ी थी। इसलिए कुतुब मीनार का जो सही आंसर हो जाएगा 1199, जबकि 1193 बना गया है। तो निश्चित रूप से इसको रेज कीजिए, निश्चित रूप से ये आपका हट जाएगा और आपका ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सब। इतिहास से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्ट्री से। प्रश्न की भाषा और तर्क में गंभीर त्रुटि दी गई है। शिफ्ट 16 और 19 मार्च शिफ्ट में दिया गया था, ठीक है। इसमें देखिए क्रोनोलॉजी देखिए, आगमन सबसे पहले पुर्तगाल आए थे 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश और सबसे अंतिम में आए फ्रांसीसी। फर्स्ट नॉट लास्ट, प्रस्थान यहाँ से किए सबसे पहले ब्रिटिश 1947 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांसीसी और अंत में पुर्तगाली गए। और आरबीआई का प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व काल में सबसे अंत में जाने वाली और सबसे अंत में आने वाली और सबसे अंत से में जाने वाली शक्ति पुर्तगाल थी। ये तो गलत है भाई, ठीक है कि नहीं। सबसे अंत में पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे, अंत में नहीं आए थे, ठीक है। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। यद्यपि पुर्तगाली सबसे अंत 1961 ईस्वी में गए थे, लेकिन वह स्वतंत्रता के बाद का समय था, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ होगा एनसीईआरटी इतिहास, आगमन का क्रम स्पष्ट है, ठीक है। एक्शन प्रश्न वैचारिक रूप से गलत है और रद्द होना ही चाहिए, निश्चित रूप से ये रद्द होना चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली, लेकिन सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, और सबसे अंत में गए थे पुर्तगाली। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भूगोल से संबंधित है, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित है, जो हिमनद यानी कि ग्लेशियर और घाटी के आकार से संबंधित है। शिफ्ट 25 मार्च को थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। नदी जो रिवर जो होते हैं वो वी शेप बनाते हैं, और हिमनद ग्लेशियर जो होती है वो यू शेप बनाते हैं। आरआरबी का आंसर क्या था, हिमनद नदी घाटी का अपर्दन करके वी शेप की घाटी बनाता है, जबकि ये गलत है, यू शेप का होना चाहिए। सही उत्तर क्या है कि नदियाँ भी आकार बनाती है और हिमनद हमेशा चौड़ा और समतल यू आकार यानी कि यू शेप की घाटी बनाते हैं। इसका प्रमाण क्या है, एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 ग्लेस्टियड वैलीज आप पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से आप ये दोनों दिखा गया है कि नदी जो होता है वी शेप बनाता है और हिमनद जो होता है यू शेप बनाता है। और आरआरबी ने जो है सीधे बोल दिया था हिमनद जो है वी शेप बनाता है, जो कि गलत है, इसे आप रेज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका भूगोल का ही एक प्रश्न है, जो कि काली मृदा ब्लैक सॉइल की नमी धारण क्षमता से संबंधित है। ये शिफ्ट था 27 मार्च, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी का उत्तर क्या था, यह जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग रोकने के लिए फसल को एक ही मौसम तक सीमित रखती है, जबकि सही उत्तर क्या है कि काली मृदा बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है। इसकी उच्च नमी धारण क्षमता इसे सूखने नहीं देती है, जिससे यह नमी बनाए रखकर कई फसल चक्रों यानी कि मल्टीपल क्रॉप साइकिल्स का समर्थन करती है। इसका प्रूफ क्या है आपका, एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 चैप्टर नंबर 1 से ये लिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं और इसका प्रमाण आप दे सकते हैं। काली मृदा में जो होता है फसल 1 फसल 2 इस तरह से बनाया जाता है, मॉइस्चर बेस ईयर होता है, इस तरह से निश्चित रूप से इसको आप रेज कीजिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। 1990 तक जीडीपी क्षेत्र में वृद्धि को दर्शा रहा है। आरआरबी का आंसर क्या था, 1990 तक उद्योग यानी कि इंडस्ट्री क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा सबसे उल्लेखनीय रूप से बढ़ा।
जबकि ये गलत है। तथ्य क्या है कि सेवाओं यानी कि सर्विस में वृद्धि 12.5% हुई, उद्योग में 11.6% की तुलना में अधिक थी, सेवा क्षेत्र 28% से 40% तक बढ़ा था। इसका प्रमाण क्या है कि एनसीईआरटी क्लासेबल इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जीडीपी परसेंटेज टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 उद्योग में जो है 1950 से 1990 में 1950 में 13% था और 1990 में 11.6% बढ़ा, यानी कि 24 हो गया 6%। सेवा में 1950 ईस्वी में 28% था, जबकि 1990 ईस्वी में आपका 12.5% बढ़ के यह हो गया 40.5% हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को भी आप रेज कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है ये क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से। 1991 का लाइसेंस राज्य उन्मूलन से संबंधित है, जो कि शिफ्ट पूछा हुआ था 18 मार्च को, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आरआरबी का उत्तर गलत विकल्प को ही सही मान लिया गया था। सही उत्तर क्या होगा? 1991 में बिना लाइसेंस वाली विनिर्माण के लिए इंडस्ट्रियल इंटरप्रीनर मेमोरेंडम आईईएम प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका परिणाम जो है पीआईबी आर्काइव्स 2 अगस्त 1991, इंटरप्रेनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन आईईएम, इसी को हमने साक्ष्य के रूप में माना है। तो निश्चित रूप से इसको आप रेज कीजिए, ये निश्चित रूप से इसको हटा दिया जाएगा क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। ESTIC 2025 की थीम क्या थी? यह शिफ्ट 24 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। आरआरबी का उत्तर सेकेंड साइंस एंड टेक फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ था, जबकि इसका आंसर हो जाएगा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा इमेजिन इनोवेटिव इंस्पायर फॉर विकसित भारत थीम के तहत किया गया था, न कि यह साइंस एंड टेक फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा इमेजिन इनोवेटिव इंस्पायर फॉर विकसित भारत थीम के तहत किया गया था। प्रमाण इसका क्या है? पीआईबी का अधिकारी प्रेस रिलीज नवंबर 2025 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इनोग्रेट्स ESTIC 2025, थीम इसका था इमेजिन इनोवेटिव इंस्पायर फॉर विकसित भारत। तो इसे भी आप रेज कीजिए, निश्चित रूप से ये सही है और इसे गलत आंसर मानते हुए इसको हटा दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो था विज्ञान और एवं कंप्यूटर से संबंधित था, तकनीकी त्रुटियाँ यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका ये 22 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में सीपीयू प्लेसमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, सीपीयू प्लेसमेंट एरर दिया गया था। गलत विकल्प है। सही क्या होगा? फिजिकली सीपीयू को एक या अधिक माइक्रोचिप्स पर रखा जाता है, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी कहती हैं। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से वेरीफाई किया गया है और सही है। उसके बाद में दूसरा स्लीप मोड में बोला गया है कि 1 2 3 रहेगा, जो कि गलत है। सही आंसर क्या होगा? हाइबरनेट S4 मोड। यह स्लीप मोड से भी कम न्यूनतम पावर कंज्यूम करता है, यानी कि S1 से S3 जो होता है ये पावर S4 से ज़्यादा कंज्यूम करता है, पावर कंजम्पशन मीटर। और S4 जो होता है हाइबरनेट लोअर पावर कंज्यूम करता है, S4 हाइबरनेट मोड रहता है। यह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट लर्न ऑफिशियल डॉक से लिए गए हैं, तो आप इसे रेज कर सकते हैं निश्चित रूप से। उसके बाद में नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, एक से अधिक सही विकल्प डिलीट होने योग्य प्रश्न ही है। जैसे पद्म विभूषण 24 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। पद्म भूषण जो है सोनल मानसिंह को भी दिया गया था और बिरजू महाराज को भी दिया गया था। केवल एक नर्तक को सही माना है, जो कि गलत है। तथ्य यहाँ पे क्या है? सोनल मानसिंह को 2003 में और बिरजू महाराज को 1986, दोनों ही शास्त्रीय नर्तक और दोनों को पद्म विभूषण मिला है। पद्म अवार्ड्स पोर्टल से ये साक्ष्य लिया गया है। दूसरा है जंगल महल या भूमिज विद्रोह। जंगल महल या भूमिज विद्रोह जिसे कहते हैं वह पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसने माना था। लेकिन केवल पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, यह ऐतिहासिक क्षेत्र वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, न कि केवल पश्चिम बंगाल होगा। उसके बाद में हम लोग इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया, जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, लगभग 14 क्वेश्चंस हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिए, निश्चित रूप से आप इसे रेज कीजिए। रेज करने के बाद में आपके हो सकते हैं कि नंबर बढ़ जाए, वो हटा दिया जाएगा, तो उसका ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और साथ साथ में आपके पैसे जो कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सब क्वेश्चन का अगर रेज करते हैं तो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।